नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। गंगा प्राइम में आपका स्वागत है। कोरोना लॉकडाउन के चलते पिछले 75 दिनों से बंद देश के तमाम मंदिर और धार्मिक स्थलों के दरवाजे एक बार फिर से खुलने वाले हैं। लॉकडाउन में एक के बाद एक मिली छूट को देखते हुए धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग भी तेज हो रही थी, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने की मंजूरी दे दी थी और तभी से हर धर्म के धार्मिक स्थलों को खोलने की तैयारियां चल रही थीं। इसके बाद सोमवार से देश के तमाम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च खुल जाएंगे। खुलने वाले हैं भगवान के दरवाजे। मंदिरों में घंटी बजाए बिना होगी पूजा। भक्त ही लगाएंगे भगवान की जयकारे। लॉकडाउन की वजह से पिछले 2.5 महीनों से भगवान से दूर रहे भक्तों की प्रतीक्षा खत्म होने जा रही है, क्योंकि अब देश भर के मंदिर फिर से अनलॉक होने जा रहे हैं। काल भैरव को काशी का कोतवाल माना जाता है और मान्यता है कि बिना उनके दरबार में हाजिरी लगाए काशी में कोई मनोरथ पूरा नहीं होता है। ऐसे में कोरोना के चलते 2.5 महीने बाद बाबा काल भैरव के दरवाजे खुलेंगे तो मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ना स्वाभाविक है। लेकिन वायरस के संकट से निपटने के लिए काल भैरव मंदिर में तैयारियां अंतिम दौर में हैं। यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग बना करके जो है बाबा का दर्शन कराया जाएगा और दूरी बना करके यहाँ पर एक गोलाकार बना करके उसमें लोग 10 या 5 की संख्या में लोग अंदर जाएंगे और बाबा श्री महाकाल भैरव जी का दर्शन करेंगे। कुछ नया गाइडलाइन आई है कि जिसमें प्रसाद नहीं दे सकते गंगा जलेश्वर के? ऐसा जो डीएम का आदेश आया हुआ है कि यहाँ पर प्रसाद जो बाबा का दिया जाता है वो भक्तों में नहीं वितरित किया जाएगा और गंगा जल का छिड़काव जो ऊपर से जो लोग करते हैं मूर्ति के ऊपर छोड़ते हैं उसको नहीं छोड़ेंगे। वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के दरवाजे भी लंबे लॉकडाउन के बाद अब भक्तों के लिए खुलने वाले हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थानीय लोगों के अलावा देश के तमाम हिस्सों से शिव भक्त आते हैं, लेकिन कोरोना का असर अब पूजा पर भी दिखेगा, क्योंकि ना तो मंदिरों में घंटी बजाई जाएगी और ना ही प्रसाद और टीका लगाया जाएगा। इसके अलावा मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 8 जून को जो है विश्वनाथ मंदिर का जो है कपाट भक्तों के लिए खुलने जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो है वो 5 आरतियां होती थी। वो आरतियां जो है होती थी जैसे अन्य मंदिरों में भी यही व्यवस्था सरकार द्वारा की गई थी। ये सरकार का आदेश था, उसको जो है बहुत ही ढंग से पालन किया गया और अब 8 तारीख को चूँकि भक्तों को ये कहा गया कि 10 जो है लोगों को सैनिटाइजर करके जो है मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। तो जब भक्त को ज्ञानवापी 4 नंबर द्वार से उसको 10 आदमी को भेजा जाएगा तो अंदर जो है ऐसी व्यवस्था किया जाए कि ताकि वो जो है जैसे मस्जिद क्षेत्र है, बाबा का द्वार है, वहाँ पे जो है इस चीज़ को कि वहाँ पर ऐसी सैनिटाइजर मशीन हो जहाँ से वो चेक करके बाबा में जाएँ। कोरोना के चलते लंबे लॉकडाउन के बाद संकट मोचन मंदिर के दरवाजे भी खुलने वाले हैं, लेकिन इस बार हुजूम की बजाय तय संख्या में ही भक्त मंदिर में प्रवेश करेंगे। लेकिन मंदिर में प्रवेश से पहले सभी भक्तों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से 25 मार्च से लागू लॉकडाउन में देश भर के तमाम मंदिर बंद थे, लेकिन भक्तों और भगवान के बीच का ये लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। हालांकि वायरस की वजह से अब न सिर्फ मंदिरों की व्यवस्था बदल चुकी होगी, बल्कि इसका असर पूजा पद्धति पर भी देखने को मिलेगा। वाराणसी से नितेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। हालांकि काशी में कल से खुलने वाले मंदिरों को लेकर भक्तों को और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि मंदिर खुलेंगे या नहीं इस पर अभी संशय बना हुआ है। कहा जा रहा है कि प्रशासनिक कागजी कार्रवाई के बाद ही मंदिर खोले जाएंगे।
और सीधे रुख करते हैं वाराणसी का। नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, देश भर में मंदिरों के खुलने का इंतजार हो रहा है और बाबा विश्वनाथ की बात करें तो उनके जो भक्त हैं उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा है। क्या स्पष्ट हो पाया अभी तक कि दरबार खुलेंगे या नहीं खुलेंगे? और देश आपको बता दूं कि जो अभी तक स्पष्ट स्थिति है स्पष्ट तौर पे वो ये है कि कल बाबा का दरबार नहीं खुलेगा जब प्रशासनिक कागजों को पूरा कर लिया जाएगा। और सिर्फ बाबा का दरबार ही नहीं बल्कि बनारस के सारे धार्मिक स्थलों के लिए यह आदेश है कि पहले चेकलिस्ट भरिए। चेकलिस्ट भरने के बाद उस क्षेत्र के जिस क्षेत्र में धर्मस्थल है उस क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी और एक एसीएम वहां पहुंचकर व्यवस्था और जो इंतज़ाम है उनका जायजा लेंगे। उसके बाद जब वो संतुष्ट दिखेंगे, पूरी तरह से तैयारियों से वो संतुष्ट दिखेंगे, उसके बाद तब फिर आगे मंदिर या फिर जो अन्य धार्मिक स्थल हैं उनको खोलने का निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि लंबे समय से बाबा के मंदिर को खोलने की मांग की जा रही थी और बाबा विश्वनाथ के मंदिर में तो तैयारियां भी पूरी हैं। आपको बता दें कि वहां पर मार्किंग की गई है। इसके साथ ही साफ तौर पर जो भक्त आ रहे हैं उनको कहा गया है कि एक बार सिर्फ 10 की संख्या में ही भक्त मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, वो भी स्पर्श दर्शन नहीं करेंगे, सिर्फ झांकी दर्शन करेंगे। और इसके साथ ही मास्क मुंह पर होना जरूरी होगा, बिना मास्क के आपको मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। पुलिस वाले जो मौजूद होंगे सुरक्षा में वो भी मास्क का प्रयोग करेंगे और हाथ में सैनिटाइजर भी लगाएंगे। बिल्कुल नीतीश, अभी ये स्पष्ट नहीं है कि मंदिर कब खुलेगा, लेकिन एक चिंता और भी है कि जो अपार भीड़ सामान्य समय में भी बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाने के लिए लगती है, कई द्वार से जो लाइनें लगती हैं और सब में बड़ी लंबी लंबी कतार होती है लोगों की, उसको कैसे मैनेज करेंगे? अगर सोशल डिस्टेंसिंग और 2 गज का फासला रखेंगे तो हमें लगता है पूरा बनारस भर जाएगा लाइन से। ऐसी स्थिति शायद ना हो पाए। ऐसी स्थिति इसलिए ना हो पाए कि 2 द्वारों की व्यवस्था अभी की गई है। फिलहाल 2 द्वारों की व्यवस्था की गई है। इसलिए 2 द्वारों की व्यवस्था है कि अभी तक जिन श्रद्धालुओं को आने का अनुमान रहता है वो श्रद्धालु अभी अनुमानितः शायद वहां तक ना पहुंच सकें। इसके लिए भी आगे व्यवस्था की जानी है। और जो दूसरी बात है कि मंदिर में गर्भगृह में किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आप आइए, बाबा का झांकी दर्शन कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए, कोई भी चढ़ावा न चढ़ाइए। किसी भी तरह के चढ़ावे को चढ़ाने की अनुमति नहीं है। ना आप फूल चढ़ाएंगे, ना ही आप कोई प्रसाद चढ़ाएंगे। जो फूल बाबा को चढ़ा है अंदर, वो फूल भी कोई छुएगा नहीं। और जो सेवादार उस फूल को उठाने जाएंगे वो पूरी तरह से जो कहें कि सुरक्षा व्यवस्था से लैस होंगे। तो ऐसी स्थिति में तैयारी पूरी है और प्रशासनिक आदेश का इंतजार है। अवधेश, शुक्रिया नीतीश जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो सोमवार से देश के सभी धार्मिक स्थानों को खोलने के लिए सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई है उसके मुताबिक मंदिरों और मस्जिदों में पूजा पाठ और नमाज के लिए जाने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही साथ हाथों में सैनिटाइजेशन हाथों का करना जरूरी होगा। लेकिन अलीगढ़ में मौलवियों ने मस्जिद में अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर एतराज जताया है। मौलवियों का तर्क है कि सैनिटाइजर में मिलाया जाने वाला अल्कोहल नशीला पदार्थ है, ऐसे में नशे की चीज का मंदिरों के अंदर इस्तेमाल गैर मजहबी होगा। अनलॉक में मिली रियायत और सरकार की गाइडलाइंस के बाद सोमवार से मस्जिदों पर पिछले कई दिनों से पड़े ताले भी खुलने जा रहे हैं, जिसके बाद एक बार फिर से मस्जिदों में अजान और नमाज का दौर शुरू होने जा रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस में धर्मस्थलों में प्रवेश से पहले सैनिटाइजर के इस्तेमाल के जो दिशा निर्देश दिए गए वो अलीगढ़ के मौलवियों को रास नहीं आ रहा है। मौलवियों का तर्क है कि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, ऐसे में मस्जिद आने वालों को सैनिटाइजर की जगह साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। सैनिटाइजर तो नहीं है हमारे उसमें मजहब में, बाकी ये है कि हम अपने घर से नहा धो के आएंगे, फिर मस्जिद में आके फिर उसके बाद में भी साबुन से इस्तेमाल करेंगे और डिटॉल साबुन से, या उसके बाद में फिर उसके बाद नमाज पढ़ेंगे और सारा ख्याल रखेंगे। सैनिटाइजर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? हमारे उसमें अल्कोहल होता है इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसमें थोड़ा नशे का मामला होता है, हमारे यहाँ नमाज में नशे का मामला नहीं चलता है, इसलिए नहीं करेंगे। वैसे साबुन का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि मौलवियों का कहना है कि कोई सैनिटाइजर का इस्तेमाल करता है या नहीं ये उसकी मर्जी है, लेकिन नमाजियों को न तो मस्जिद के अंदर सैनिटाइजर दिया जाए और न ही उन्हें सैनिटाइजर लेकर मस्जिद में दाखिल होने की इजाज़त होगी।
इस मामले पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का कहना है कि लोगों को सैनिटाइजर की जगह साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। सैनिटाइजर करने की कोई करना चाहे करे, अगर मेरे फतवे पे अमल करता है, इमाम आजम के फतवे पे अमल करता है करे, लेकिन लोगों को नए नए मसाइल में डालना उलझाना मैं इसको दुरुस्त नहीं समझता। अगरचे मैं जायज मानता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सैनिटाइजर भी यूज करें। मैं तो कह रहा हूँ साबुन से धो लीजिए पूरा का पूरा। मकसद तो डिसइंफेक्टेड करना है। नहाने वाला जो साबुन होता है उसको बाकायदा घोलकर और उसे बनाकर उससे बाकायदा सफाई सुथराई करें, उससे बेहतर कोई डिसइंफेक्शन नहीं है। कोरोना के खतरे से निपटने के लिए मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और दुनिया भर के वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना जैसे वायरस की काट के लिए जरूरी है कि लोग अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, लेकिन अल्कोहल का इस्तेमाल शराब बनाने में किया जाता है, इसलिए मस्जिदों में आने वालों को अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर के इस्तेमाल से परहेज की सलाह दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इधर मथुरा में कल से श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर तो खुलेगा, लेकिन वृंदावन का इस्कॉन और गोवर्धन के मंदिर नहीं खुलेंगे। श्री कृष्ण जन्मस्थान 79 दिन बाद खुलने जा रहा है। मंदिर प्रबंधन ने सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाओं को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। मंदिर प्रबंधन ने जहां भीड़ को देखते हुए मंदिर के गेट के बाहर महिला और पुरुषों के दोनों की लाइनों के लिए गोले बनवा दिए हैं, वहीं मंदिर के अंदर बैरिकेडिंग के माध्यम से लोगों को लाइन होते हुए दर्शन कराने की व्यवस्था की गई है। गाइडलाइन के मुताबिक 5 लोगों को ही मंदिर में प्रवेश मिलेगा। प्रसाद और फूलमाला लाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। आज प्रशासन के साथ में जो मंदिर को लेकर चर्चा हुई है, हमारी पहले ही कमेटी और सेवाएं सब तय कर चुके हैं। हम मंदिर ठाकुर जी के भोगराग जो दर्शन मेला फूल बंगला वो प्रतिदिन होंगे और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बाहर हम LED की व्यवस्था कर रहे हैं और ऑनलाइन भी दर्शन करा रहे हैं। हम मंदिर नहीं खोलेंगे। मेरा ये कहना है कि सरकार को प्रचार करना चाहिए कि मथुरा जनपद के बाहर के लोग दर्शन करने के लिए नहीं आएँ। जो मथुरा जनपद से बाहर के, जैसे दिल्ली है, इस समय कोरोना का संक्रमण चरम पर है, अगर वहाँ से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए तो यहाँ के लोग निश्चय ही प्रभावित होने वाले हैं। सरकार ने बहुत अच्छे उपाय बताए कि 10 साल से नीचे का बच्चा नहीं आवे, 60 साल से ऊपर का बुजुर्ग नहीं आवे, मंदिर में सैनिटाइजिंग किया जाए, सोशल डिस्टेंस रखा जाए। ये सब करना तो सरल है और करेंगे, जैसा प्रशासन कह रहा हम सहयोग करेंगे, लेकिन बाहर का आदमी जितना रोका जाए उतना यहाँ के लिए अच्छा रहेगा। ये और बड़ी खबर कानपुर से भी है, जहां पर कानपुर में कल से धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। धर्म गुरुओं ने मंदिर खोलने से इनकार कर दिया है। संक्रमण फैलने के डर की वजह से मंदिर नहीं खोले जाएंगे। 2 दिन बाद प्रशासन और धर्म गुरुओं की बैठक होगी, उसके बाद यह फैसला लिया जाएगा कि धार्मिक स्थल खुले या न खुले। लेकिन कल 8 जून को देश भर में जहां मंदिर खुल रहे हैं, लेकिन कानपुर में नहीं खुलेंगे। और मंदिरों के साथ साथ शॉपिंग मॉल की दुकानों के खुलने पर असमंजस बरकरार है। लखनऊ में ज्यादातर शॉपिंग मॉल के ब्रांडेड शोरूम बंद रहेंगे। दरअसल व्यापारियों का कहना है कि 22 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन में पूरा व्यापार तबाह हो गया। व्यापारियों की मांग है कि प्रशासन मॉल के मालिकों और व्यापारियों के बीच मीटिंग कराए। मेंटेनेंस शुल्क के नाम पर जो भारी रकम शॉपिंग मॉल प्रबंधन के द्वारा ली जाती है उसको कम किया जाए। व्यापार मंडल के तमाम पदाधिकारियों ने मांगों को लेकर अपने अपने जिले में प्रशासन से गुहार लगाई है और कहा है कि कोरोना काल में वैसे भी बिक्री बेहद कम होने का खतरा है। ऐसे में व्यापारी के लिए बिक्री से ज्यादा शोरूम खोलने पर लागत आ रही है। अनलॉक 1 के दूसरे चरण में कल से शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे। शॉपिंग मॉल खोलने को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या निर्णय लिया गया, हमारे साथ बात करने के लिए व्यापारी नेता संजय गुप्ता जी हैं। कल से शॉपिंग मॉल खुल रहे हैं, क्या निर्णय लिया गया है? कुछ अहम आप लोगों ने निर्णय लिए? देखिए, कल 8 जून से पूरे देश में शॉपिंग मॉल भी खुल रहे हैं और सारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो भी खुल रहे हैं। लेकिन शॉपिंग मॉल को लेकर के राजधानी के जो शॉपिंग मॉल के व्यापारी हैं उन्होंने निर्णय लिया है कि उनके सामने अत्यधिक किरायों को लेकर के बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। शॉपिंग मॉल के किराए बहुत ज़्यादा हैं और उनकी ये मांग है कि लॉकडाउन की अवधि का जो किराया है वो माफ़ किया जाए। साथ ही साथ जो कॉमन एरिया मेंटेनेंस का शुल्क है उनके ऊपर 2 तरफा मार पड़ती है तो वो भी माफ़ किया जाए और आगे कम से कम 1 साल के लिए मॉल प्रबंधन उनके किराए में कुछ कमी करे ताकि वो व्यापार में टिके रहें। क्योंकि ये माना जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद अभी कोरोना का संकट ना ख़त्म होने के कारण
व्यापारी ये मान के चल रहे हैं कि अभी शॉपिंग मॉल में जनता का, ग्राहक का अभी आमद बहुत कम होगा, बहुत कम लोग आएंगे ऐसा अनुमान है। ऐसे में बहुत अधिक कीमत का जो किराया है उसको दे पाना इनके बस की बात नहीं होगी और ऐसे में उनका व्यापार पूरी तरीके से चौपट है और किराया निकालने की स्थिति में वो नहीं है। यदि वो लोग अपनी दुकानों को छोड़ते हैं तो बहुत बड़ा संकट इस बात का है कि लाखों रुपए का इंटीरियर लगा हुआ है, लाखों रुपए का फर्नीचर लगा हुआ है, डेकोरेशन लगा हुआ है, तो वो सब जीरो हो जाएगा। इसलिए शॉपिंग मॉल के व्यापारियों ने राजधानी सहित विभिन्न जिलों में इस बात का निर्णय लिया है कि कल शॉपिंग मॉल की दुकानें नहीं खुलेंगी जब तक उनको मॉल प्रबंधन की ओर से कुछ राहत नहीं दे दी जाती है, तब तक ये दुकानें बंद रहेंगी। ये जो शॉपिंग मॉल हैं इसमें तो संजय जी तमाम ब्रांड्स के लोगों के अपने आउटलेट्स हैं, चाहे रिबॉक हो, शूज़ हैं या कपड़ों के उनके अपने ब्रांड्स हैं वहाँ पर। क्या वो भी शोरूम नहीं खुलेंगे, चाहे लेवाइस की बात हो, एडिडास की बात हो या तमाम मुफ्ती की बात हो, जो भी ब्रांड्स हैं वो भी नहीं खुलेंगे? देखिए, तमाम इसमें फ्रेंचाइजी मॉडल हैं, तमाम उसमें रिटेल के अपने सेल्फ की दुकानें हैं, तमाम कंपनी के स्टोर्स हैं। सभी लोगों ने निर्णय लिया है, लगभग जितने भी उसमें व्यापारी हैं सबने निर्णय लिया है कि शॉपिंग मॉल की दुकानें नहीं खुलेंगी। कंपनी के लोग कंपनी लेवल पर बातें कर रहे हैं, व्यापारी अपने पर्सनल लेवल पर बातें कर रहे हैं, जो फ्रेंचाइजी वाले अपने स्तर पर बातें कर रहे हैं। सब लोगों ने अपने अपने तरीके से मॉल प्रबंधन से इसकी डिस्काउंट की बात कही है। धन्यवाद संजय जी। ये हमारे साथ संजय गुप्ता हैं जिन्होंने कल खुलने वाले शॉपिंग मॉल को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है कि जो कोरोना के संकट काल में जो किराया है या तमाम खर्चे हैं उसको देखते हुए ग्राहक एक तरफ नहीं आएंगे और दूसरी तरफ खर्चे बरकरार रहेंगे। ऐसे में इनके द्वारा जो शॉपिंग मॉल में जो दुकानें हैं उनको ज़्यादातर बंद करने का ऐलान किया गया है। एक बड़ा ऐलान है और कल क्या होगा ये तो कल बताएगा, लेकिन व्यापारियों की तरफ से ये जिला प्रशासन से भी अपील की गई है कि वो इसमें मध्यस्थता करके बीच का रास्ता निकाले। कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने गृह जिले गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे, जहां पर एनेक्सी भवन में उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बैठक ली और अनलॉक 1 में 8 जून यानी कि सोमवार से धर्मस्थल और मॉल खोलने जाने को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी के साथ हुई बैठक के बाद मंडलायुक्त जयंत नर्लिकर, डीआईजी राजेश डी मोदक, जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन और एसएसपी डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने धर्मगुरुओं और व्यापारियों को शासन से मिले निर्देशों के बारे में जानकारी दी और मंदिरों मस्जिदों के अलावा बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखने के उन्होंने निर्देश दिए। देखिए, कल जो वीसी हुई थे उसमें निर्देश मिले थे कि सभी कार्यालय जो खुलने वाले हैं या धार्मिक स्थल जो खुलने वाले हैं या रेस्टोरेंट्स जो खुलने वाले हैं उन लोगों को बुला के जो भी गाइडलाइंस हमने जारी की है उसके बारे में एक दिशा निर्देश हमारे तरफ से जारी हो, उसी का आज अनुपालन करते हुए कमिश्नर साहब, मैं, डीएम और एसएसपी यहाँ पर आए और सभी लोगों को बुला के उनको जो बेसिक गाइडलाइंस जो दिए गए हैं वो आज इसको दिया गया। और गोरखपुर से एबीपी गंगा संवाददाता नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं अपने गृह नगर में, क्या कुछ पूरे दिन हुआ और क्या निर्देश अब गोरखपुर के लिए जारी हुए? आपको बता दें कि सबसे पहले मुख्यमंत्री जिला अस्पताल पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि किस तरह से कोविड-19 को लेकर सतर्कता बरतनी है। इसके बाद वो एनेक्सी भवन पहुंचे, वहां पर सांसद, विधायक और जो अधिकारी हैं उनके साथ में बैठक की है और उनको विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करने के बाद वे सीधे मंदिर की तरफ गए और एक तरह से लगातार मैराथन बैठक का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला। अभी थोड़ी देर में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे गोरखनाथ मंदिर में और उसके बाद लगातार बैठक चलेगी। 9:30 बजे उनको मंदिर परिसर का भ्रमण भी करना है और सुबह 6:30 बजे फिर जो है वो अधिकारियों के साथ जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम है उनके साथ में बैठक करेंगे और उसके बाद से लगातार फिर वो गोरखनाथ मंदिर से जुड़े हुए जो चिकित्सीय कार्य हैं उनके अधिकारियों की बैठक करेंगे और उसके बाद गोरखनाथ मंदिर का जो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद जो संस्थान है उनके जो प्राचार्य हैं और जो प्रधानाचार्य हैं उनके साथ बैठक करने के बाद वो लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। के लिए
इससे पहले सीएम योगी आज बस्ती के दौरे पर रहे। यहां पर सीएम ने आला अधिकारियों के साथ, विधायक और सांसदों के साथ बैठक की और कोरोना से जुड़े इंतजाम पर चर्चा की। कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग खत्म कर सीएम योगी का काफिला जिला अस्पताल की तरफ पहुंचा। तो सीएम ने यहां पर जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया। सीएम 2 मिनट तक अस्पताल में रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी जारी किए। एक साथ 25 जिलों के सरकारी स्कूलों में शिक्षिका बनकर 1 करोड़ की तनख्वाह उठाने वाली फर्जी महिला शिक्षिका की आज कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी फर्जी शिक्षिका को शनिवार को कासगंज से गिरफ्तार किया गया था, जो एक जिले में नियुक्ति के नाम पर 25 जिलों में फर्जी शिक्षिका बनकर सैलरी ले रही थी। लेकिन अब पुलिस इस आरोपी महिला की नियुक्ति के रैकेट में शामिल लोगों और उसके शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से संपर्कों की जांच में लग गई है। शिक्षा विभाग में एक महिला टीचर के एक साथ 25 जिलों में नौकरी करने के मामले के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में एक मामला सामने आया, जिसमें एक स्वास्थ्य कर्मचारी एक साथ 2 जिलों में काम कर रहा था। ये मामला श्रावस्ती जिले का है, जहां पर तैनात एक स्वास्थ्य कर्मचारी की पोस्टिंग लखीमपुर में है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मचारी श्रावस्ती और लखीमपुर दोनों ही जिलों में काम कर रहा था। ये मामला स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में आने के बाद अब विभाग में हड़कंप मच गया, जबकि इस मामले में जब श्रावस्ती के सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने मामले की जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। सर, लगभग 1 साल पहले यहाँ पे बिनगा सीएससी में तैनात एक एलए के ट्रांसफ़र हो चुका है गैर जनपद। अब भी उसको बुला करके और कार्य करवाया जा रहा है, तो क्या ये जायज़ है? क्या ये योग्य है? नहीं, जायज़ तो नहीं है। जिसका ट्रांसफ़र हो गया, जहाँ पे गया वहाँ पर अपना काम करे। वहाँ ज्वाइनिंग के बावजूद यहाँ कार्य करता है, तो क्या जो अधीक्षक कार्य करवा रहा है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? अब इस तरह का चीज़ें हमारे संज्ञान में नहीं है। अगर ज्ञान होगा, इस तरह का पता चलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने हथियार सप्लायर जावेद को हापुड़ से गिरफ्तार किया है, जो किठौर थाना क्षेत्र में राधना गांव का रहने वाला है और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स को हथियार सप्लाई कर रहा था। उससे कुछ हथियार और रुपए भी बरामद हुए हैं। कुछ महीने पहले एटीएस ने आशीष नामक सप्लायर को गिरफ्तार किया था, वो भी खालिस्तानी आतंकियों से मिला हुआ था। आशीष ने पूछताछ में जावेद का नाम भी बताया था। तभी से एटीएस को उसकी तलाश थी। रविवार को जब एटीएस राधना गांव पहुंची तब जावेद वहां से फरार हो गया। एटीएस उसका पीछा करती हुई हापुड़ तक पहुंची और वहां पर एक मार्बल की दुकान से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बात गोंडा की, जहां पर लेन देन को लेकर महासंग्राम हुआ है। यहां पर फल व्यापारी ने ग्राहक के साथ मारपीट तक कर डाली। दरअसल दोनों के बीच पैसे को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद काफी देर तक मारपीट होती रही। तो गोंडा की तस्वीर देखिए। फल विक्रेता और ग्राहक में किसी बात को लेकर बहस हुई, लेकिन उसके बाद जो फल विक्रेता था उसने ग्राहक की पिटाई शुरू कर दी। बरेली में नेशनल हाईवे 24 पर फरीदपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पर बाइक से घर जा रहे 2 मजदूरों की बाइक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक आग का गोला बन गई और बाइक सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कार सवार को लेकर मौके से फरार हो गया। तो बरेली में फरीदपुर थाना क्षेत्र के NH-24 पर यह हादसा हुआ है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।